अध्याय 66। पथिक का शिविर। 1। अनुवादक। 54,96,90,339। वॉन्डर शिविर चक्की के पत्थर के आकार की चट्टानों से घिरा हुआ था और कोनों से धुआं सर्पिल रूप से उठ रहा था। मानव आकृतियां भी हल्की हल्की दिखाई दे रही थीं। तांग जेन ने दूर से नंगे शरीर वाले एक युवक को देखा। उसके हाथ में एक लंबा भाला था जिस पर लोहे की चादर से पॉलिश की गई थी। वह सबसे ऊंचे स्थान पर एक सपाट चट्टान पर खड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जिम्मेदार था। तांग जेन के समूह को आते देख युवक तुरंत पीछे मुड़ा और चिल्लाया। इसके बाद वह एक फुर्तीले तेंदुए की तरह चट्टान से नीचे कूद गया। उसकी पतली और छोटी आकृति हवा की तरह चट्टानों के बीच से गुजरी और सीधे तांग जेन के समूह की ओर बढ़ी। युवक की चेतावनी सुनने के बाद शिविर स्थल में अफरा तफरी मच गई। एक क्षण बाद 40 से अधिक पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े विशाल चट्टानों के ढेर से बाहर भागे। उन्होंने तांग जेन के समूह को देखने के लिए असहज अभिव्यक्ति का प्रयोग किया। तांग जेन के समूह के उपकरण देखने के बाद इन लोगों के दिल अवचेतन रूप से मजबूत हो गए। उन्होंने सतर्कता से भरी आंखों से उनमें से 5 को आकार दिया। इतने उत्कृष्ट उपकरणों के साथ घूमने वाले सभी शक्तिशाली जंगली कृषक थे। उन्हें मूल रूप से भोजन और कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वे आमतौर पर अपने जैसे लोगों की उपेक्षा कर देते थे। इसलिए वे किसी उद्देश्य से उसके शिविर में आए होंगे, लेकिन दूसरे विचार में अपना पेट भरना भी उनके लिए एक समस्या थी। तो ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है जो कृषकों का ध्यान आकर्षित करेगी? पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े सभी चिंता में थे। घटनास्थल पर माहौल थोड़ा खराब था। ये देखकर 6 लोगों में से चांदी के बालों वाली लड़की ने जल्दी से भीड़ को समझाया। पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े एक दूसरे को देख रहे थे और जोर जोर से जयकार कर रहे थे। 6 वॉन्डरर्स इस वॉन्डर शिविर की मुख्य लड़ाकू शक्ति थे। तांग जेन को बचाना पूरे शिविर, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बचाने के बराबर था। यह एक जीवन रक्षक अनुग्रह था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तांग जेन के समूह को देखने के लिए हर किसी की नज़रें भी मित्रतापूर्ण हो गई थीं। कुछ बच्चे पहले ही भाग चुके थे और वयस्कों से युद्ध की लूट लेने के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने जल्दी से उन्हें खोला और देखा, इस उम्मीद से कि अंदर सुगंधित भोजन होगा। यह अफसोस की बात थी कि युद्ध की लूट बदबूदार रक्तपिपासु बौनों से हुई। उसने इन लोगों से जो कुछ भी लूटा उससे खट्टी और बदबूदार आभा निकल रही थी। बच्चे थोड़े निराश हुए और असंतोष में अपने छोटे छोटे मुंह बाहर निकालने लगे। फिर उन्होंने अपने से कहीं अधिक भारी थैलों को खींच लिया और उन्हें शिविर में खींचने के लिए तैयार किया। उन 6 द्वारा वापस लाई गई युद्ध की लूट को इस गरीब घुमंतु शिविर के लिए एक बहुत समृद्ध आय माना जा सकता है। जैसा कि सभी जानते थे, गोब्लिन जाति कचरा उठाने और उसे खजाने की तरह इधर उधर ले जाने में बहुत अच्छी थी। जंगल में उनके द्वारा कुछ कृषकों को मार दिए जाने के बाद उनके हथियार और उपकरण भी खजाने के रूप में बौने द्वारा ले जाए जाएंगे। एक बार जब उन्होंने इस भूत को मार डाला तो वे निस्संदेह बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जब उन्होंने रक्तपिपासु बौनों से युद्ध की लूट का माल उठाया और उसकी मरम्मत की तो उनमें से कुछ को साधारण हथियार बनाया जा सकता था, जबकि अन्य का उपयोग मस्तिष्क और भोजन के बदले में किया जा सकता था। मूल रूप से जंगल में प्रत्येक पथिक शिविर के पास भोजन के बदले अच्छे हथियारों और संसाधनों की कमी थी। इसलिए इस बार की फसल ने शिविर के लोगों को बहुत उत्साहित कर दिया। तांग जेन उत्साही भीड़ के पीछे पीछे चट्टान के नीचे विशाल चट्टान के ढेर में चला गया और गुफा में बनाए गए साधारण आवास में चला गया। अंधेरी गुफा बहुत गंदी लग रही थी और उसमें से तेज और तीखी गंध आ रही थी। तांग जेन ने करीब से देखा और पाया कि गुफा के कोने में कुछ पथिक पड़े हुए थे। वे स्पष्ट रूप से बीमार या घायल थे और समय समय पर कराहना सुनाई देता था। साफ सुथरे कपड़े पहने तांग जेन और बाकी लोगों को गुफा में प्रवेश करते देखकर उन पर आश्चर्यचकित नजर डालने के अलावा उन्होंने अपना बाकी समय खाली जगह को घूरते हुए बिताया। उनके भाव स्तब्ध थे, मानो उन्होंने जीने की कोई उम्मीद ही खो दी हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इन लोगों की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे किसी जीवित व्यक्ति की जान चली गई हो, केवल चुपचाप मौत का इंतजार करने का दुख रह गया हो। तांग जेन ने इन लोगों की भावनाओं को समझा। ऐसे माहौल में वे घायल हो गए। उनके पास मौत का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
अगर कोई किसी बीमारी का इलाज करना चाहता है तो उसे दवा लेनी होगी और इंजेक्शन लगाना होगा। तांग जेन के लिए यह एक सामान्य बात थी, लेकिन वॉन्डरर्स के लिए यह किसी कल्पना से अलग नहीं थी। भले ही दूसरों ने ऐसा न कहा हो, तांग जेन भी बहुत स्पष्ट थे कि इस अराजक दुनिया में जीवन रक्षक दवा शायद मानव जीवन की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थी। तांग जेन इन लोगों को मौत का इंतजार करते हुए देखने को तैयार नहीं था। चूंकि उसने उनका सामना किया था, इसलिए वह उनकी मदद करने का एक तरीका सोचेगा। इसका असर होगा या नहीं ये तो उनकी किस्मत पर निर्भर करेगा। उसकी नाक में घुसी दुर्गंध को सहन करते हुए तांग जेन उन लोगों की स्थिति की जांच करने के लिए नीचे झुका। उसने अपने बैग से सूजन रोधी दवा का एक डिब्बा निकाला और उसे चांदी के बालों वाली बेहद खूबसूरत लड़की को सौंप दिया। जब लड़की ने तांग जेन से सूजन रोधी दवा ली तो उसे नुकसान हुआ। वह नहीं जानती थी कि छोटा बक्सा किस लिए था। तांग जेन ने उसकी खाली अभिव्यक्ति देखी और उसे बताया कि ये दवा इन लोगों की चोटों का इलाज करने में सक्षम हो सकती है। साथ ही उसने लड़की को बताया कि इसे कैसे लेना है। उसने कभी नहीं सोचा था कि गोली के प्रभाव को जानने के बाद लड़की वास्तव में इतनी आभारी होगी कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने तांग जेन को गहराई से प्रणाम किया। झुकने के बाद जब उसने तांग जेन की ओर देखा तो उसकी आंखों में सम्मान की एक अतिरिक्त झलक दिखी। पानी लाने के लिए टूटे हुए कटोरे का उपयोग करते हुए लड़की ने घायलों को एक एक करके दवा लेने में मदद की। तांग जेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि घायल लोगों द्वारा दवा लेने के बाद आसपास के वॉन्डरर्स की आंखें गहरी कृतज्ञता से भर गईं जब उन्होंने उसकी ओर देखा। लोगों को बचाने के लिए इतनी महंगी दवा निकालने में सक्षम होना साबित करता है कि यह कृषक दयालु और एक दुर्लभ अच्छा इंसान था। यह वॉन्डर शिविर में भोजन का समय था और उनका भोजन आग के बगल में रखा गया था। तांग जेन ने पास जाकर देखा और पाया कि वॉन्डरर्स का भोजन बेहद सरल था। ये बस कुछ घास के बीज और काले पेस्ट जैसी चीजें थीं। तांग जेन ने सूखे पेड़ की छाल का एक टुकड़ा और मुट्ठी भर बैंगनी घास की जड़ें भी देखीं। तांग जेन निश्चित रूप से ऐसा खाना निगल नहीं सकती थी। आह भरने के बाद उसने कियान लोंग से सबके सामने बिस्कुट का एक बैग और उबले हुए सूअर के मांस का एक डिब्बा निकलवाया। उसने उसे खोला और उबलते मिट्टी के बर्तन में फेंक दिया। हर कोई इस दृश्य को चुपचाप देखता रहा। उनकी आंखें जिज्ञासा और प्रत्याशा से भर गईं। भोजन को बर्तन में रखने के कुछ देर बाद ही हवा में एक सुगंधित सुगंध फैल गई। गंध इतनी स्वादिष्ट थी कि हर कोई लालची होकर मादक भावों के साथ हवा में तैर रहे भोजन की सुगंध को चूसने लगा। एक दुबले पतले और कमजोर छोटे लड़के ने, जिसके हाथ में एक खिलौना था, अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने तांग जेन के हाथ में बचे हुए बिस्कुटों को अचंभे से देखा। लार अनजाने में बह निकली और उसकी गंदी छाती पर टपक पड़ी। जब तांग जेन ने बड़े सिर वाले लड़के की चकित अभिव्यक्ति देखी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उस छोटे लड़के की ओर हाथ हिलाया जो ऐंठन से कराह रहा था और बचे हुए बिस्कुट उसे दे दिए। ये स्पष्ट था कि छोटा लड़का कुपोषित था और उसे भोजन की तीव्र इच्छा थी, लेकिन वह स्वभाव से डरपोक था और पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब तांग जेन ने ये देखा तो वह वहां चला गया। वह मुस्कुराया और छोटे लड़के के हाथ में बिस्किट थमा दिया। हालांकि जब उसने अनजाने में छोटे लड़के के हाथ में खिलौना देखा तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। पैसा, बहुत सारा पैसा। छोटे लड़के ने अमेरिकी डॉलर के नोटों के एक मोटे ढेर को कुछ चीजों में मोड़ दिया। वह नहीं जानता था कि बेतरतीब ढंग से फेंके गए इन रंगीन बिलों का तांग जेन के लिए क्या मतलब था। बेशक छोटे लड़के को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। आखिर इस जमाने में जंगली इमारतों से छपी हुई ये चीजें कब की रद्दी कागज की तरह बेकार हो चुकी थीं। ये बिस्कुट आपके लिए हैं और वो चीजें मेरे लिए हैं। तांग जेन ने शांति से बिस्कुट का एक और पैकेट निकाला और कहा। ये सुनते ही छोटे लड़के ने तुरंत तांग जेन के हाथ से बिस्कुट छीन लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। जहां तक कागज के उन अच्छे दिखने वाले टुकड़ों की बात है, उसने उन सभी को तांग जेन के हाथों में दे दिया। टैंग जेन ने पैसे अपने बैग में रखते हुए हंसते हुए कहा। उसने मोटे तौर पर रकम का अनुमान लगाया और मन ही मन सोचा कि बिस्कुट का ये थैला सचमुच बहुत कीमती है। तांग जेन और लड़के के बीच लेन देन देखने के बाद चांदी के बालों वाली लड़की तांग जेन के सामने चली गई और धीरे से पूछा, सर, क्या आप अभी भी उस तरह का रंगीन कागज चाहते हैं? यह सही है।
क्या आपके हाथ में अभी भी इस तरह का कागज है? तांग जेन तुरंत सतर्क हो गई और जल्दी से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 67। अध्याय 65। फसल 1। अनुवादक 54,96,90,339। ये बैंक नोट निश्चित रूप से तांग जेन के लिए एक अप्रत्याशित फसल थे। यदि वह और अधिक प्राप्त कर सका तो यह एक बड़ा आश्चर्य होगा। इसलिए तांग जेन ने चांदी के बालों वाली लड़की से पूछा, क्या आपके पास इनमें से अधिक हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उन सभी का उपयोग भोजन के बदले में कर सकते हैं। ये देखकर कि तांग जेन को वास्तव में कागज के इस टुकड़े में दिलचस्पी थी, चांदी के बालों वाली लड़की ने उत्साह से अपना हाथ लहराया और एक बार फिर पूछा, मेरे पास इस कागज का बहुत सारा हिस्सा है और वेई ने तुम्हें जो दिया था वह मेरे पास से था। यदि मैं तुम्हें वे सब दे दूं तो क्या तुम उन्हें मुझे दे सकते हो? चांदी के बालों वाली लड़की ने ध्यान से तांग जेन के पीछे की ओर इशारा किया। उसकी आंखें इच्छा से भर गईं। तांग जेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह एक ठंडी स्टील समुराई तलवार थी जिसे उसने ऑनलाइन खरीदा था। इस चाकू की कीमत हजारों युआन थी। अतीत में तांग जेन ने इसे नहीं खरीदा होगा। हालांकि जैड को 20 मिलियन युआन में बेचने के बाद उन्होंने लापरवाही से एक खरीद लिया और उसे कभी नहीं छुआ। किसी भी मामले में यह एक बढ़िया हथियार था। चांदी के बालों वाली लड़की एक अच्छे हथियार की कीमत जानती थी जिसे रद्दी कागज के ढेर से नहीं बदला जा सकता था। उनकी राय में यह एक बहुत ही अनुचित अनुरोध होना चाहिए। उसे आशा थी कि यह कृषक नाराज नहीं होगा क्योंकि वह वास्तव में वह कटाना चाहती थी। अगर तांग जेन को पता होता कि वह क्या सोच रही है तो वह निश्चित रूप से उपहास करेगा। ये कोल्ड स्टील समुराई तलवार वास्तव में महंगी थी, लेकिन जिस स्क्रैप पेपर के बारे में आप बात कर रहे थे उसे एक बड़े ढेर में खरीदा जा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनते ही उसके बगल में खड़े सुनहरे बालों वाले बड़े आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने लड़की को गहरी आवाज में डांटा। उनकी राय में यह अनुरोध वास्तव में बहुत बेतुका था। हालांकि तांग जेन ने उसे न बोलने का संकेत दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाया और चांदी के बालों वाली लड़की की ओर देखा। आप इसे किस लिए चाहते हैं? क्या खाना बेहतर नहीं है? चांदी के बालों वाली लड़की एक पल के लिए झिझकी। सुनहरे बालों वाले आदमी को देखने के बाद उसने धीरे से कहा, मैं इसे अपने पिता को देना चाहती हूँ। इसके साथ जब हमारा फिर से राक्षसों के एक बड़े समूह से सामना होगा तो मेरे पिता और अन्य लोग अधिक सुरक्षित रहेंगे। तांग जेन गहरी सोच में थी। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के पास रैंक 2 मैगस की ताकत थी और वह इस शिविर में सबसे अधिक खेती करने वाला व्यक्ति था। यदि उसके पास कोई अच्छा हथियार होता तो खून के प्यासे बौनों द्वारा उसकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। ये सुनकर गोरे आदमी की नाक घूम गई। वह ताकतवर आदमी लगभग रो पड़ा, लेकिन उसने अपनी आंखों की नमी दबा ली। उसने लड़की की ओर सांत्वना और प्रेम से भरी आंखों से देखा। मैं अभी भी ली का नाम नहीं जानता, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तांग जेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं लिसा हूँ, मिस्टर कल्टीवेटर। ठीक है लिसा, मैं सहमत हूँ। अब जाओ और अपना सामान यहीं ले आओ, उतना ही अच्छा। तांग जेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसकी आंखें सुनहरी चमक से चमक उठीं। लिसा बहुत खुश हुई और अधीरता से बाहर भागी। कुछ देर बाद वह वापस भागी। जब वह तांग जेन के सामने चल रही थी तो उसे एक बड़ा चमड़े का सूटकेस ले जाते हुए देखा गया जो बहुत फटा हुआ लग रहा था। लिसा ने सीधे फटा हुआ चमड़े का सूटकेस खोला। तांग जेन ने देखा कि बक्से में नोटों के ढेर थे। बक्से के किनारे के पास के बैंक नोट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश बीच में बरकरार थे। तांग जेन ने नोटों के बक्से को देखा, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था। जब लिसा ने ये देखा तो उसका दिल बेचैन हो गया। वह नहीं जानती थी कि तांग जेन कागज के इन टुकड़ों से संतुष्ट थी या नहीं। उसे कैसे पता चलेगा कि सुखद आश्चर्यचकित होने के अलावा तांग जेन का दिल भी गहरे भ्रम से भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नकदी का ये बक्सा उस दुनिया से आया था जिससे वह परिचित था। हालांकि वे यहाँ क्यों आए और इस बीच उन्हें क्या अनुभव हुआ? वह संदेहों से भरा हुआ था, लेकिन वह उन्हें केवल अपने दिल में ही रख सकता था। वह इसका कारण नहीं ढूंढ पा रहा था और न ही किसी से इस पर चर्चा और विश्लेषण कर पा रहा था।
इस तरह की भावना से तांग जेन को थोड़ा उदास महसूस हुआ। थोड़ी देर तक नकदी के बक्से को देखते हुए तांग जेन ने फिर भी चाकू निकाला और असहज लिसा को सौंप दिया। लिसा ने उत्साह से तलवार उठा ली। कुछ बार सावधानीपूर्वक छूने के बाद उसने कोल्ड स्टील कटाना को अपने पिता को सौंप दिया, जो समूह के नेता थे, सुनहरे बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। जब वॉन्डरर्स ने ये देखा तो वे खुश हो गए। शिविर में सबसे अधिक खेती करने वाले नेता के पास एक बेहतर हथियार होता था और उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाती थी। यह उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। गोरे आदमी के हाथ कांप रहे थे और उसने कोल्ड स्टील कटाना को अपने हाथों में इस तरह से सहलाया जैसे कि यह कोई खजाना हो। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। ब्लेड की तीव्रता को महसूस करते हुए गोरे आदमी का मानना था कि जब वह इस हथियार का इस्तेमाल खून के प्यासे भूत को काटने के लिए करेगा तो वह आसानी से उसे आधा काट सकेगा। तांग जेन ने सुनहरे बालों वाले आदमी के उत्साह को देखा जिसे वह दबा नहीं सका और उसके दिल में आह भरी। वह बता सकता था कि यह अधेड़ उम्र का आदमी काफी ताकतवर था। यदि वह ये स्थान छोड़कर वॉन्डर शहर की अन्वेषण टीम में शामिल हो गया होता तो उसका जीवन निश्चित रूप से इतना कठिन नहीं होता। साधारण हथियार पाकर वह इतना उत्साहित न हुआ होगा। शायद वह इस शिविर के पुरुषों और महिलाओं को छोड़ना सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने यहीं रहना चुना। हालांकि जिस हथियार को सुनहरे बालों वाले बड़े आदमी ने काफी अच्छा समझा था वह तांग जेन की नज़र में नहीं था। इस बात का जिक्र नहीं है कि वह अपनी मूल दुनिया से विशेष स्टील से बने ठंडे हथियार प्राप्त कर सकता था, यहाँ तक कि उसके भंडारण स्थान में जिन हथियारों पर उसे राक्षसी हथियार होने का संदेह था वे बड़े पैमाने पर उत्पादित हथियारों की तुलना में कहीं अधिक तेज और मजबूत थे। सुनहरे बालों वाले आदमी को देखने के बाद, जिसकी उत्तेजना थोड़ी कम हो गई थी, तांग जेन ने लिसा से पूछा, तुम्हें ये पेपर कहाँ से मिला? क्या आपके पास और कुछ है? वहाँ है, लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत जोखिम भरा है। आप इसके बदले में और क्या चाहते हैं? इससे पहले कि लिसा कुछ बोल पाती, सुनहरे बालों वाले बड़े आदमी ने बातचीत जारी रखने की पहल की। वह बता सकता था कि कागज के ये टुकड़े तांग जेन के लिए उपयोगी थे और वह ये देखने की कोशिश करना चाहता था कि क्या वे शिविर को कुछ लाभ दे सकते हैं। पूरे पथिक शिविर के नेता के रूप में उनका इस तरह सोचना समझ में आता था। उनकी राय में तांग जेन एक अमीर आदमी था। यदि उससे थोड़ा सा भी लाभ होता तो वह उन भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए काफ़ी होता। जहाँ तक उसकी जान बचाने के एहसान की बात है तो वह इसका बदला अवश्य चुकाएगा, लेकिन ये शिविर में बूढ़े और जवान लोगों के लिए लाभ मांगने से अलग बात है। तांग जेन ने बड़े सुनहरे बालों वाले आदमी पर नज़र डाली। उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल कियान लॉन को संकेत देने के लिए किया, जिसकी अभिव्यक्ति बदसूरत थी कि वह जल्दबाजी में काम न करे। फिर उसने बड़े सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर देखा और हंसा। उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा, आओ एक सौदा करें। यदि आप मुझे इस कागज के 2 और ढेर दिला सकते हैं तो मैं आपको 10 और हथियार दूंगा जो इसके जैसे ही तेज होंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? सुनहरे बालों वाला आदमी खुश था। बड़ी संख्या में मस्तिष्क मोतियों के बिना एक जैसे 10 हथियार नहीं खरीदे जा सकते थे। इस बार उसे बड़ा मुनाफा हुआ था। इस बार सुनहरे बालों वाले आदमी ने संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और तांग जेन पर हंसा। चलो इसे इस तरह से करते हैं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। यदि कुछ अतिरिक्त है तो आप इसे ले सकते हैं। आपको बस मुझे 10 हथियार देने होंगे। यह एक सौदा है। तांग जेन मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। उसने बड़े आदमी के साथ मुक्का मारा। यह माना जा सकता है कि उन्होंने एक समझौता किया है और उसे इसका पालन करना होगा। मैं तांग जेन हूँ, आपके साथ काम करके खुश हूँ। मेरा नाम ताई सेंग है, इस शिविर का नेता। दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे और अपने शीर्षक व्यक्त किए। वे दोनों बहुत संतुष्ट थे। तांग जेन को नहीं पता था कि टायसन क्या सोच रहा था। वह सोच रहा था कि इस सौदे से उसे कितने पैसे मिल सकते हैं। ये स्पष्ट था कि पैसा जंगली इमारतों से आया था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वह और कितना पा सकता था। हालांकि तांग जेन को इसे आजमाना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उन तरीकों में से एक था जिसका उपयोग वह जल्दी से पूंजी जमा करने के लिए कर सकता था। पिछली बार उसे जो 20 मिलियन मिले थे वह बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन एक बार टावर बन जाने के बाद
अगर वह इसे कम समय में मजबूत करना चाहता था और उस स्तर तक पहुंचना चाहता था जिसे हासिल करने के लिए दूसरों को हजारों साल खर्च करने होंगे, उसे भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी, उसे निश्चित रूप से पानी की तरह पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए टैंग जेन को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तांग जेन और कियान लांग का समूह एक साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे, जबकि ताई सेंग, ली शा और अन्य लोग दूसरी तरफ बैठे थे, उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे कि तांग जेन जिस स्क्रैप पेपर की तलाश कर रहा था उसे कैसे खोजा जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 68 लक्ष्य रक्तपिपासु भूत की मांग अनुवादक 54,96,90,339। 10 हथियारों का प्रलोभन इतना महान था और उन्हें प्राप्त करने का तरीका बहुत सरल था। इससे वॉन्डरर्स को यह महसूस हुआ कि यदि वे ये सौदा भी नहीं कर सके जो लगभग मुफ्त था, तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वे निश्चित रूप से अपने शेष जीवन के लिए खुद को दोषी ठहराएंगे। दूसरे शब्दों में, तांग जेन मूर्ख लेकिन अमीर था। उन्होंने उसे हथियार देने की पहल की, हालांकि उनके अस्तित्वहीन आत्मसम्मान का ख्याल रखने के लिए उन्होंने केवल विनिमय की एक छोटी सी शर्त का उल्लेख किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तांग जेन ने स्क्रैप पेपर के इस टुकड़े को किस लिए चाहा, वॉन्डरर्स को लगा कि उन्होंने बड़ा लाभ कमाया है। 10 हथियार, 10 घास की छड़ें नहीं, बल्कि दिमाग जो बहुत मूल्यवान थे। इस समय शिविर में हर कोई जो बात कर सकता था, चर्चा करने के लिए एकत्र हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि पिछली बार जब वे घास के बीज चुन रहे थे तो उन्होंने कागज के बहुत सारे टुकड़े देखे थे, लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि जब वे खून के प्यासे बौनों से युद्ध की लूट को साफ कर रहे थे तो उन्हें कागज के 2 ऐसे टुकड़े भी मिले। उन्हें कागज के ये टुकड़े कहाँ से मिले? वह किशोर जो निगरानी का प्रभारी था, लिसा के पास खड़ा था। जब उसने वॉन्डरर्स की इधर उधर की बातें और काफ़ी देर तक चर्चा सुनी, लेकिन वह ये तय करने में असमर्थ था कि तांग जेन को जिस कागज़ की ज़रूरत थी वह कहाँ मिलेगा, तो वह अपनी आंखें घुमाने और बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप खून के प्यासे बौनों की मांद में जा सकते हैं और नज़र रखना, तुम्हें पता होना चाहिए कि वे लोग सब कुछ उठा लेंगे और कुछ भी फेंकेंगे नहीं। कौन जानता है, कागज़ के उन रंगीन टुकड़ों की बहुतायत हो सकती है। युवक के मजाकिया शब्दों ने उन लोगों को स्तब्ध कर दिया जो उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। फिर उन्होंने चमकती आंखों से उस युवक की ओर देखा और अचानक उन्हें एहसास हुआ, हाँ, यही वह जगह है, वहाँ बहुत कुछ होना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है, लिसा ने घोंसले के पास से यह चमड़े का डिब्बा भी उठाया था। सही है, हो सकता है कि कागज़ के ये टुकड़े खून के प्यासे बौनों के कब्जे वाली परित्यक्त इमारत से आए हों। वॉन्डरर्स के चेहरे खुशी से भर गए। उन्हें लगा कि उन्हें कागज़ का स्रोत मिल गया है और 10 हथियार अब उनकी पहुंच में हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन जल्द ही कुछ लोग अपना सिर हिलाने लगे और आहें भरने लगे, उदास होकर कहने लगे कि खून के प्यासे बौनों की मांद बहुत खतरनाक है। अंदर इतने सारे खून के प्यासे बौने थे कि वे उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वे अंदर भी नहीं घुस सकते थे। सुरक्षित दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, सभी सदस्यों को रक्तपिपासु बौनों के घोंसले की परिधि की खोज के लिए भेजा जाएगा। कुछ घुमक्कड़ों को याद आया कि वे अक्सर घास में इस प्रकार के कागज देखते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या वे उन 2 ढेरों के लिए पर्याप्त इकट्ठा कर सकते हैं जो तांग जेन चाहते थे। ताई सेन के चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। कुछ देर तक सोचने और सोचने के बाद वह खड़ा हुआ और तांग जेन की ओर चला गया। जेन टैंग के सामने चलते हुए टायसन क्रॉस लेग करके बैठ गया और जेन टैंग से कहा, जो राइफल से खेल रहा था, श्रीमान टैंग, मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में कागजात मिलने की सबसे संभावित जगह रक्तपिपासु बौनों द्वारा कब्जा कर ली गई परित्यक्त इमारत है। हालांकि वहां बहुत सारे रक्तपिपासु बौने हैं, उनकी संख्या 200 से कम नहीं है। हम अपनी मौजूदा जनशक्ति और हथियारों के करीब नहीं पहुंच सकते। तांग जेन ने गंभीरता से सुना। उसने सिर हिलाया और पूछा, तो आप क्या करना चाहते हैं? ताई सेन का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया था क्योंकि उन्होंने कहा था, मेरा अनुरोध थोड़ा अभिमानपूर्ण हो सकता है,
लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप हमें पहले हथियार प्रदान कर सकते हैं और महत्वपूर्ण क्षण में हमारा समर्थन करने के लिए अपने फ्लिंटलॉक का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह खून के प्यासे भूत के घोंसले पर कब्जा करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तांग जेन ने ये सुनने के बाद हंसते हुए और ताई सेन की ओर देखते हुए पूछा, क्या होगा यदि आपको गोबलिन की मांद पर कब्जा करने और आपके जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी रक्त पिपासु गोबलिन को मारने के बाद वह नहीं मिला जो मैं चाहता हूं? तब तुम्हें लाभ होगा और मुझे हानि होगी। टायसन का चेहरा लाल हो गया। आखिरकार जेन तांग सच कह रहा था। यह अभी भी अज्ञात था कि खून के प्यासे भूत के घोंसले में बड़ी मात्रा में पैसा था या नहीं, लेकिन घाटी में एकमात्र राक्षस समूह से छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना उसके लिए अच्छा होगा। तांग जेन जोर से हंसा जब उसने देखा कि ताई सेन कैसे नुकसान में था और खड़ा होकर जाना चाहता था। उन्होंने उसे शांत होने का इशारा किया। तांग जेन वास्तव में ताई सेन के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वास्तव में वह वही था जो उसका फायदा उठा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पैसा था या सूक्ति, अंत में लाभ उसे ही होगा, क्योंकि यही वह स्थान था जिसे उसने शहर बनाने के लिए चुना था। तो टायसन को चिढ़ाने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें पहले हथियार दे सकता हूं और साथ ही तुम युद्ध के दौरान सहायता भी प्रदान कर सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खोज के परिणाम चाहे जो भी हों, आपको और आपके शिविर के लोगों को कुछ समय के लिए मेरे द्वारा काम पर रखा जाएगा। इनाम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक जिन भोजन है। क्या आप सहमत हो सकते हैं? क्या? ये सुनकर ताई सेन को पहले तो सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह हैरान हो गया। सुखद आश्चर्य ये था कि तांग जेन वास्तव में इनाम के रूप में प्रतिदिन एक जिन भोजन का भुगतान कर रहा था। ये कुछ ज्यादा ही था। अगर यह खबर फैल गई तो अनगिनत लोग अपना सिर तोड़ देंगे और तांग जेन से उन्हें काम पर रखने के लिए कहेंगे। उसी समय तांग जेन भी उनके थोड़े अनुचित अनुरोध पर सहमत हो गए। इस तरह रक्तपिपासु बौनों के छिपे खतरे को खत्म करना संभव था और साथ ही युद्ध की लूट की एक बड़ी मात्रा प्राप्त करना भी संभव था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह इस बात से हैरान थी कि वह शिविर के निवासियों को इतनी अधिक कीमत पर क्यों नौकरी पर रखेगा। आखिरकार खाना बहुत कीमती चीज थी। वॉन्डरर्स इसके लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे और इसकी कीमत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक बिल्ली की ऊंची थी। आप हमें इतनी ऊंची कीमत दे रहे हैं। आप हमें हमारी मृत्यु के लिए नहीं भेज रहे हैं, क्या आप हैं? अगर ऐसा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। शिविर में युवाओं और बूढ़ों की खातिर ताई सेंग ने चीजों को स्पष्ट करने का फैसला किया। चिंता मत करो, मैं तुमसे इस तरह का काम करने के लिए नहीं कहूंगा। यदि मैं वास्तव में ऐसा करता हूं, तो क्या आप इसे न करने का विकल्प चुन सकते हैं? तांग जेन द्वारा यह वादा करने के बाद ताई सेंग ने थोड़ी झिझक के साथ सहमति में अपना सिर हिलाया। चूंकि उसने ताई सेंग से वादा किया था कि वह हथियार पहले ही सौंप देगा, तांग जेन को अपनी मूल दुनिया में लौटना पड़ा। कियानलोंग और मुरोंगजी यान को कुछ निर्देश देने के बाद उसने नकदी का एक बक्सा लिया और घाटी छोड़ दिया। एक गुप्त स्थान खोजने के बाद उसने टेलीपोर्टेशन सक्रिय किया और अपने घर लौट आया। इन बैंक नोटों को घर पर छोड़ना सुरक्षित नहीं था और भंडारण स्थान में ज्यादा खाली जगह नहीं थी। इसलिए तांग जेन ने सबसे पहले पुष्टि की कि वे प्रचलन में मुद्रा थे और सभी बैंक नोटों को साफ कर दिया। फिर उसने घर छोड़ दिया और उन्हें बैंक में जमा कर दिया। अमेरिका और एशिया फेडरेशन के बीच विनिमय दर 1 से 4 थी, इसलिए बैंक से बाहर आने के बाद तांग जेन की बचत में लगभग 5 मिलियन युआन थे। जैसा कि पुरानी कहावत है, धन खतरे से आता है। हालांकि दूसरी दुनिया बेहद खतरनाक थी। जब तक कोई लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, उसे धन और अवसरों की कभी कमी नहीं होती। घर लौटने के बाद तांग जेन ने गोदाम से स्टील के चाकू का एक बंडल निकाला और घाटी के बाहर लौट आया। तांग जेन के शिविर स्थल पर पहुंचने के बाद उसने एक बार फिर उस युवक को एक संतरी के रूप में विशाल चट्टान पर खड़ा देखा। टैंग जेन द्वारा उस पर अपना हाथ लहराने के बाद युवक ने भी वापस हाथ हिलाया। उसी समय उन्होंने सभी को तांग जेन की वापसी की खबर की जानकारी दी। हर कोई बाहर भाग गया और वॉन्डर शिविर के लोगों ने उज्ज्वल आंखों से उसके हाथ में पैकेज को देखा। कियान लोंग ने इसे एक नज़र में पहचान लिया। पैकेज का उपयोग कृपान ले जाने के लिए किया जाता था। तांग जेन ने बैग को जमीन पर फेंक दिया। बैग से स्पष्ट धात्विक ध्वनि निकली।
हर किसी की आशा भरी निगाहों के नीचे तांग जेन ने एक स्टील का ब्लेड निकाला और अपने बगल में मृत लकड़ी से बनी कुर्सी पर बेरहमी से हमला कर दिया। तेज लंबे ब्लेड ने कुर्सी को 2 हिस्सों में बांट दिया। यहाँ 10 उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ब्लेड हैं, वे सब अब तुम्हारे हैं, कृपया अपना वादा याद रखें। तांग जेन ने ताई सेंग से ये कहने के बाद वह घूम गया और आराम करने के लिए एक तरफ चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। 69 अध्याय 67 आक्रमण करना। तांग जेन को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि ताई सेंग अपनी बात से पीछे हटेगा या नहीं। पहली पसंद ये थी कि वह उन्हें आसानी से मार सके। वे जानते थे कि उसमें ये क्षमता है, इसलिए उन्होंने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वह रहस्यमय पृष्ठभूमि वाला एक शक्तिशाली घुमक्कड़ था जो उन्हें लाभ पहुंचा सकता था, इसलिए वे कभी भी समझौते को आसानी से तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह इसके लायक नहीं था। इसके अलावा यदि उसे कोई खतरा आता है तो वह किसी भी समय टेलीपोर्ट कर सकता है और फिर बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता है। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसके पास ये जीवन रक्षक पद्धति थी कि तांग जेन चीज़ों को करने में बहुत आश्वस्त और साहसी था। यह इस तरह का आत्मविश्वास ही था जिसने अजीब घुमक्कड़ों को यह एहसास दिलाया कि अगर वे उसके साथ जुड़ेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तांग जेन अभी किनारे पर जाकर बैठ गया था जब इन वॉन्डरर्स ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। वे तुरंत आगे बढ़े। हाँ, अच्छा ब्लेड, काफी तेज, और उनमें से बहुत सारे हैं। ये कितने दिमागों के लायक हैं, अमीर रहे थे। इस बार मैं निश्चित रूप से उन रक्तपिपासु बौनों के सिर काट डालूंगा और अपने मृत भाइयों का बदला लूंगा। प्रत्येक पथिक के हाथ में एक लंबा चाकू था और वे एक ही समय में बात कर रहे थे। उनके चेहरे खुशी और उत्साह से भरे हुए थे। टायसन चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद आखिरकार उसे राहत महसूस हुई। एक लंबी सांस छोड़ते हुए ताई सेन को ऐसा महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर बहुत अधिक शिथिल हो गया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी जांच करने के लिए एक ब्लेड भी निकाल लिया। जैसा कि सभी ने कहा था, कृपाण की गुणवत्ता खराब नहीं थी। इसकी कीमत काफी मस्तिष्क मोतियों के बराबर होनी चाहिए। चाकू बनाने के लिए अच्छे लोहे, कोक और लोहारों की आवश्यकता होती है। उनमें से कोई भी गायब नहीं हो सकता था, लेकिन जंगल में घूमने वालों के पास इन चीज़ों की सबसे ज्यादा कमी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टैंग जेन का एक साथ 10 लाना निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। यदि नोव्यू रिज शब्द लूचेंग दुनिया में मौजूद होता तो तांग जेन का सिर निश्चित रूप से ऐसे लेबलों से भरा होता। जैसे ही तांग जेन और कियान लांग बातें कर रहे थे, ताई सेंग और अन्य लोगों ने पहले ही हथियार वितरित कर दिए थे और खून के प्यासे गोबलिन की मांद पर हमला करने की योजना पर चर्चा शुरू कर दी थी। अब जबकि उनके पास हथियार थे और तांग जेन ने उन्हें कुछ उत्तम और स्वादिष्ट भोजन भी दिया था, टायसन को युद्ध से पहले कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी पथिक आगामी युद्ध की तैयारी करने लगे। महिलाओं ने खुशी खुशी भोजन की व्यवस्था की और शानदार भोजन बनाया। भोजन की सुगंध सूंघते ही घुमक्कड़ों की लार टपकने लगी। महिलाओं ने धीमी आवाज में चर्चा की। यदि तांग जेन द्वारा लाया गया शानदार भोजन नहीं होता तो वे अभी भी केवल गले में खराश पैदा करने वाले घास के बीज और बदबूदार सूखी मछलियां ही चबा पाते। अगर तांग जेन यहाँ रहना जारी रख सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वे अक्सर अच्छा खाना खा सकेंगे? इस समय वॉन्डरर्स को अचानक उम्मीद हुई कि तांग जेन हमेशा के लिए घाटी में रह सकता है। कुछ ही समय बाद खाना बर्तन से बाहर आ गया और घुमंतू लोग अंदर आ गए। वास्तव में वे लंबे समय से गुप्त रूप से अपनी लार निगल रहे थे। अपना पेट भरने के बाद सभी ने पत्थरों को हटा दिया और चाकुओं पर धार लगाना शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने खून के प्यासे बौनों से बदबूदार चमड़े के कवच उतारने, उन्हें साफ करने और फिर नए सुरक्षात्मक उपकरणों को संशोधित करने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए सरल उपकरणों का इस्तेमाल किया। हालांकि यह बहुत सरल लग रहा था, फिर भी यह घुमक्कड़ों को कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता था। तांग जेन ने व्यस्त भीड़ को देखा और सोचा कि क्या उसे कियान लांग और दा जियून को भी सुरक्षात्मक उपकरण का एक टुकड़ा मिलना चाहिए। हालांकि प्राचीन शैली के प्लेट कवच की रक्षात्मक शक्ति खराब नहीं थी, लेकिन इसका वजन कुछ हद तक भयावह था। तांग जेन की नज़र में ये बहुत भारी और बोझिल था।
इसे पहनने के बाद केवल बिग बियर जैसा कोई व्यक्ति ही स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वह केवल वांग डॉकिंग से डैक्सियनक के लिए एक सेट बनाने के लिए कह सकता था। 1000 ड्रैगन चेनमेल के लिए उपयुक्त थे, लेकिन चेनमेल केवल काटने वाले हमलों के खिलाफ प्रभावी प्रतीत होता था और भेदी हमलों के खिलाफ कमजोर था। तांग जेन को अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक एंटी स्टैब सूट और एक चेन मेल शर्ट है। उसने चुपके से उन्हें बाहर निकाला और कियान लॉन्ग को दे दिया, जिससे वह उन्हें पहन सके। कियान लॉन्ग इतने लंबे समय तक जीवित रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने चेन मेल पहना था जिससे उसकी लार टपकने लगी। उसके हृदय में जो उत्साह था उसका वर्णन करना कठिन है। जब वह छोटा था तो उसका सपना एक सुंदर चेन मेल का मालिक होना था। अब तांग जेन की मदद से यह सपना हकीकत बन गया था। तांग जेन के लिए कियान लॉन्ग की कृतज्ञता और प्रशंसा पहले ही चरम पर पहुंच गई थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि वह तांग जेन के लिए मौत का सामना करने को तैयार था। जंगल में घूमने वाला एक व्यक्ति ऐसा ही होता था, सरल और शुद्ध। यदि आप उसके प्रति अच्छे थे तो वह आपको अपने जीवन से बदला देगा। आखिरकार रात होने पर पीसने की आवाज बंद हो गई। 10 स्टील के चाकुओं को तब तक पॉलिश किया गया जब तक वे बर्फ की तरह चमकीले नहीं हो गए। इनका उपयोग दर्पण के रूप में किया जा सकता है। ये घाटी सचमुच एक अच्छी जगह थी। वास्तव में रात में कोई राक्षस नहीं थे। इससे तांग जेन, जिसने पिछली रात भयानक साइक्लोप्स देखा था, गुप्त रूप से आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। लड़ने की इच्छा उसके सीने में जलती रही और वह रात को सो नहीं सका। जिस सुबह का लोगों को इंतजार था वह आखिरकार आ ही गई। नाश्ते के बाद ताई सेंग ने अपना हाथ हिलाया और 15 पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक तुरंत इकट्ठे हो गए। यह वॉन्डर कैंप की पूरी लड़ाकू सेना थी और किशोरों से लेकर 50 साल के बुजुर्गों तक सभी यहाँ थे। 10 सबसे युवा और सबसे मजबूत पुरुषों के पास स्टील के चाकू थे, जबकि शेष 5 बूढ़ों के पास साधारण हथियार थे। हालांकि वे बूढ़े दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों से उनके गोधूली वर्षों में बूढ़े भेड़ियों की क्रूरता का पता चलता था। जब तांग जेन ने इस समूह के सदस्यों, विशेषकर उन बूढ़े लोगों को देखा तो चुपचाप अपना सिर हिलाया। तांग जेन ने इन बूढ़े लोगों को हेय दृष्टि से नहीं देखा। उनका मानना था कि एक दिन एक महाद्वीप स्तर के शहर का निर्माण करने वाले ऐसे क्रूर माहौल में जीवित रहने में सक्षम होने के लिए कई बूढ़े लोगों को अपना जोखिम उठाने की जरूरत नहीं होगी। 8:38 अपने जीवन के किनारे पर रहता है। अब तक जंगल में पर्यावरण, इन बूढ़े लोगों के शरीर निश्चित रूप से कहानियों से भरे हुए थे जो आंसू और खून से जुड़े हुए थे। हालांकि क्या इस उम्र के बूढ़े व्यक्ति को अपने शेष जीवन का आनंद नहीं लेना चाहिए? वह जीवन और मृत्यु के युद्ध क्षेत्र में क्यों प्रकट हुआ? तांग जेन ने आह भरी। आखिर ये दूसरी दुनिया थी। घुमक्कड़ लोग ऐसे ही रहते थे। यदि वह एक दिन एक महाद्वीप स्तरीय शहर का निर्माण कर सका तो उसका मानना था कि कई बूढ़े लोगों को अपने जीवन के किनारे पर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं होगी। उनमें से 15 धीरे धीरे सुबह के सूरज की ओर चले। बूढ़े और जवान जो शिविर की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे, चुपचाप उनकी ओर देखते रहे और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तांग जेन ने 1000 ड्रैगन और बिग बियर का नेतृत्व किया। अपने उपकरण पैक करने के बाद वे तेजी से योद्धाओं के पीछे चले गए। उनका गंतव्य घाटी की गहराई में रक्तपिपासु बौनों का शिविर था। जैसे ही तांग जेन चला गया, उसे याद आया कि ताई सेंग ने क्या कहा था। टायसन के अनुसार ये जनजाति रक्तपिपासु बौनों के एक बड़े समूह से बनी थी और तांग जेन द्वारा उन्हें मारने के बाद 200 से भी कम बौने बचे थे। यदि यह अतीत में होता, जब ताई सेंग और अन्य लोगों का सामना इन रक्तपिपासु बौनों से होता, तो हथियारों की कमी के कारण उन्हें निश्चित रूप से भारी नुकसान होता। यही कारण था कि वे उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब ताई सेंग और अन्य लोगों के पास बेहतर हथियार थे और तांग जेन और अन्य लोगों की मदद थी, तो इन राक्षसों को मारना असंभव नहीं था। ताई सेंग और अन्य लोग लड़ने की भावना से भर गए और उन्होंने खून के प्यासे भूत से मौत तक लड़ने की कसम खाई। तांग जेन ने ये देखा, लेकिन उसका इरादा उन्हें यहाँ अपनी जान गंवाने देने का नहीं था। ये लोग उसकी भविष्य की टीम थे और वे उसके लिए काम चलाने वाले थे, इसलिए उसे अपने जीवन की रक्षा करनी थी।
किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उन्होंने विस्फोटकों को इकट्ठा करने के बाद भंडारण आयाम में रख दिया ताकि आपातकालीन समय में उनका उपयोग किया जा सके। युद्ध के परिणामों के आदान प्रदान के लिए मानव जीवन का उपयोग करते हुए तांग जेन ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। अपनी लड़ने की इच्छाशक्ति के सहारे शिविर के 15 लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े। रक्तपिपासु गोबलिन जनजाति के स्थान तक पहुंचने में उन्हें 1 घंटे से भी कम समय लगा। खून के प्यासे बौनों की मांद में ये गंदे राक्षस अभी भी एक खंडहर इमारत के अंदर और बाहर आ जा रहे थे, बिल्कुल भी सतर्कता नहीं दिखा रहे थे। तांग जेन ने उन खंडहरों को देखा जिन पर रक्तपिपासु बौनों ने कब्जा कर लिया था। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि इमारत की शैली कुछ जानी पहचानी है। हालांकि चूंकि इमारत बहुत जर्जर थी, इसलिए उसे वास्तव में याद नहीं आ रहा था कि यह किस प्रकार की इमारत होनी चाहिए। हालांकि राक्षसों के आवास की स्थिति को देखते हुए यह एक अज्ञात जंगली इमारत होने की संभावना थी। उसने ताई सेंग से पूछा, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि क्या यह एक जंगली इमारत थी, क्योंकि ये खून के प्यासे बौने उनके आने से पहले ही इस खंडहर में थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 70। अध्याय 68। जहरीला धुआं उड़ रहा है। अनुवादक 54,96,90,339। भले ही ड्रिफ्टर्स ने खंडहरों को साफ कर दिया हो, तांग जेन को इससे छुटकारा पाना था क्योंकि इसका अस्तित्व तांग जेन के लिए एक बड़ा छिपा हुआ खतरा था। वो दूसरों को अपने बिस्तर के पास सोने की इजाज़त कैसे दे सकता है? तांग जेन इस घाटी पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता था। ये एक जरूरी कदम था। उसे विचार करने की एकमात्र समस्या ये थी कि मौजूद शक्तिशाली राक्षसों से कैसे निपटा जाए। यदि यह अतीत में होता तो टैंग जेन निश्चित रूप से अपनी बुद्धि के अंत पर होता। हालांकि स्पिरिट ब्रेन लाश राजा की रहस्यमयता और लाश राक्षस भगवान के आतंक का अनुभव करने के बाद तांग जेन अब उच्च स्तरीय राक्षसों से नहीं डरता था। यहाँ तक कि उसके मन में स्तरों की तुलना करने का विचार भी हल्का सा आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास मजबूत समर्थन और दृढ़ विश्वास था। ये प्रतीत होने वाले शक्तिशाली शत्रु अंततः उसके शहर के निर्माण की प्रक्रिया में मील का पत्थर बन जाएंगे। वे उसे ऊंचा खड़ा होने और आगे देखने की अनुमति देंगे। तांग जेन ने खंडहरों को ध्यान से देखा और पाया कि यह बहुत बड़ा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राक्षसों की ताकत जंगली इमारत के आकार के सीधे आनुपातिक थी। इसलिए भले ही आधारशिला की रखवाली करने वाले राक्षस भी हों, उनका मानना था कि वे बहुत शक्तिशाली नहीं होंगे। जब तांग जेन ने ताई सेंग और अन्य लोगों की ओर अपनी निगाहें घुमाईं तो उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए। ये 15 लोग आध्यात्मिक लोमड़ियों की तरह थे क्योंकि वे तेजी से गंदी घास में फैल गए थे। हालांकि उन्होंने एक भी आवाज नहीं निकाली। यदि तांग जेन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें घास में डूबे हुए नहीं देखा होता और मानचित्र पर उनकी स्थिति को नहीं देखा होता तो उन्होंने उन्हें नहीं खोजा होता। ऐसा लगता था कि जंगल में जीवित रहने वाले प्रत्येक पथिक के पास जीवित रहने की क्षमता थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। थोड़ी देर तक इन वॉन्डरर्स को देखने के बाद तांग जेन ने अचानक देखा कि खून के प्यासे बौने जो बाहर सक्रिय थे एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। फिर रक्तपिपासु बौनों का एक बड़ा हिस्सा जो बाहर घूम रहे थे खंडहर में चले गए और पीछे केवल एक पतला संतरी रह गया। और एनबीएसपी ये देखकर ताई सेंग बहुत खुश हुई और उसने तुरंत जिमी नाम के युवक को गार्ड को मारने का इशारा किया। पतली और कमजोर जिमी की आंखें गंभीर थीं। उसने थोड़ा सिर हिलाया और एक फुर्तीले बंदर की तरह नींद भरी आंखों से चुपचाप खून के प्यासे भूत संतरी के पास पहुंच गया। इस समय जिमी की हरकतें तेंदुए के शिकार की तरह हल्की थीं। उसके पैर चुपचाप जमीन पर टिके हुए थे और उसके अंग अत्यंत सुव्यवस्थित थे। वह खून के प्यासे भूत की सीटी के पीछे लड़खड़ा गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खून के प्यासे भूत के सिर के पिछले हिस्से में 1 फुट लंबे लोहे के डंडे से वार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गोबलिन संतरी की आंखें बाहर निकल आईं और वह बिना आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी रक्तलाल आंखों में संघर्ष और भ्रम का संकेत दिख रहा था। शव को धीरे से घास में खींचने के बाद जिमी ने खंडहर में झांका और ठीक इशारा किया। जब तांग जेन ने ये देखा तो वह एक बार फिर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका।
इस दुनिया में जो भी आदमी रहते थे, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, वे सभी हत्या करने में माहिर थे। जिमी सबूत था। बेशक ये पर्यावरण के कारण भी था, अन्यथा वह मरने वाला होता। ये देखकर कि रक्तपिपासु गोब्लिन प्रेरी की देखभाल की जा चुकी है, टायसन ने तुरंत अपने योद्धाओं को आगे बढ़ने और उन खंडहरों के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने का आदेश दिया जहां गोब्लिन रहते थे। हर कोई एक एक करके आगे बढ़ा और गुफा के प्रवेश द्वार पर हरी सूखी घास का ढेर लगा दिया। इसके तुरंत बाद टायसन ने सूखी घास को रोशन करने के लिए टैंक जेन द्वारा दिए गए लाइटर का उपयोग किया। हरी घास झील के किनारे उगने वाले एक विशेष पौधे से बनी थी। जब इसे जलाया जाता था तो इससे भारी मात्रा में तीखा पीला धुआं निकलता था। टायसन ने पहले भी इसका अनुभव किया था। उन्होंने कहा कि जब इंसान और जानवर इसमें सांस लेते हैं तो उन्हें खांसी होती है, चक्कर आते हैं और उनकी हरकतें नर्म और कमजोर हो जाती हैं। अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो सीलबंद वातावरण में इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। और एनबीएसपी ताइसेन के लिए भूतों से निपटने और उनकी युद्ध शक्ति को कमजोर करने के लिए ऐसी विधि के बारे में सोचना, ये काफी स्मार्ट कदम था। बेशक सटीक प्रभाव अभी भी अज्ञात था। जैसा कि ताइसेन ने हमले से पहले तांग जेन को इस कदम के बारे में बताया था, तांग जेन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ बड़े पंखे बनाने में भी मदद की थी कि जहरीले धुएं का सबसे बड़ा प्रभाव होगा। उसी समय स्टील ब्लेड और स्पीयर्स से लैस योद्धाओं ने प्रवेश द्वार पर पहरा दिया, जिससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले रक्तपिपासु बॉनों को रोक दिया गया। ताइसेन की कमान व्यवस्थित थी। ये दृश्य देखकर तांग जेन के दिल की चिंता थोड़ी कम हो गई। उसके मुंह के कोने पर एक बार फिर फीकी मुस्कान उभर आए। मनुष्यों का सबसे बड़ा लाभ उनकी बुद्धिमत्ता थी। यदि प्रत्येक शिविर के नेता ताइसेन की तरह होते और जितना संभव हो सके हताहतों की संख्या को कम करते हुए लड़ाई जीतते, और यदि वे एकजुट होते तो मनुष्यों का उत्थान अधिक दूर नहीं होता। यह अफसोस की बात है कि वर्तमान असीमित जंगल में विदेशी नस्लें मुख्य पात्र थीं और मनुष्य बस मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहे थे। हरी सूखी घास जलने के बाद ये फ्यूज की तरह जलने लगी, साथ ही इससे भारी मात्रा में पीला धुआं निकला। इसे सूंघते ही व्यक्ति का दम घुट जाएगा और उसे जोर जोर से खांसी आने लगेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये हरी सूखी घास सचमुच एक जादुई चीज है। मुझे भविष्य में और अधिक स्टॉक करना होगा, तांग जेन ने सोचा। और एनबीएसपी अपने चेहरों को घूंघट से ढकने के साथ ताइसेन और अन्य लोगों ने तुरंत अपने हाथों में बड़े पंखे लहराए और जहरीले धुएं को फैलने से रोकने के लिए खंडहरों में लगातार पंखा झलते रहे। फिर भी कुछ लोग जो लीवॉर्ड थे, उनका दम घुट गया और वे जोर जोर से खांसने लगे। इमारत में गाढ़ा पीला धूल जैसा धुआं उड़ गया। मूर्ख रक्तपिपासु बॉनों में एक चालाक खरगोश द्वारा 3 बिलों को छिपाने की परंपरा नहीं थी। उन्होंने केवल एक ही प्रवेश द्वार छोड़ा था, इसलिए धुएं के हमले से वे तुरंत भ्रमित हो गए। जल्द ही खून के प्यासे बॉनों की डरावनी चीखें और खांसी खंडहरों से आने लगी। उनके सरल दिमाग ये भी पता नहीं लगा सके कि इतनी बड़ी मात्रा में जहरीला धुआं क्यों था। इस जहरीले धुएं का असर बेहद अच्छा था। यह इतना अच्छा था कि यह कुछ हद तक तांग जेन की अपेक्षाओं से भी अधिक था। जहरीला धुआं खंडहरों में घुसने के बाद खून के प्यासे बौनों ने चारों ओर हमला करना शुरू कर दिया। कई रक्तपिपासु बौने धुएं से भ्रमित हो गए और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। आखिरकार वे धुएं से भरे खंडहरों में गिर पड़े। खूनी प्यासे बौने जो भागने में भाग्यशाली थे, उनके लिए भी यह आसान नहीं था। टायसन और अन्य लोग अपने हाथों में तेज ब्लेड लेकर गुफा के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। जब भी कांपते अंगों और मुंह पर सफेद झाग के साथ कोई खून का प्यासा बौना दिखाई देता था, तो वे उन्हें काटकर अलग कर देते थे। जल्द ही गुफा का प्रवेश द्वार सूखती की लाशों से ढक गया था और जमीन उनके बदबूदार खून से लथपथ थी। धुआं छटने के बाद नरसंहार अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए रक्तपिपासु गोबलिन जनजाति प्रेयरी से पूरी तरह से गायब हो गई थी। टायसन और अन्य लोगों के मन में इन रक्तपिपासु बौनों के प्रति गहरी नाराजगी थी। शिविर में कम से कम 10 लोग उनका भोजन बन गए थे, इसलिए जब उन्होंने हमला किया तो वे पीछे नहीं हटे। बाहर भागे प्रत्येक रक्तपिपासु बौने को कम से कम 10 घातक चोटें लगीं और वे सभी मर गए। सारी हरी सूखी घास जलाने के बाद
ताइसेन और अन्य लोगों ने कुछ देर और इंतजार किया। जहरीला धुआं फैलने के बाद वे युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए खंडहरों में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि जहरीले धुएं के प्रभाव को देखते हुए खंडहरों में बचे खून के प्यासे बौने शायद मर चुके थे। स्वाभाविक रूप से युद्ध के मैदान को साफ करने की बारी तांग जेन की नहीं थी। इसके अलावा खंडहरों में मौत की दुर्गंध कुछ ऐसी नहीं थी जिसे तांग जेन बर्दाश्त कर सके, इसलिए उसने बस एक ऐसी जगह ढूंढी जो खून से सना हुआ न हो और बैठ गया। उसने दिलचस्पी से देखा कि ताइसेन और बाकी लोग हंगामा करते हुए खंडहर के बाहर युद्ध की लूट को साफ कर रहे थे। जिस बात ने तांग जेन को उत्सुक बना दिया वह ये थी कि जिमी ने कुछ खून के प्यासे भूत के दांतों को तोड़ दिया और ध्यान से उन्हें अपनी जेब में रख लिया। जब टैंग जेन ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो जिमी ने गर्व से टैंग जेन को बताया कि वह अपने पंजों के लिए एक हार बनाने की तैयारी कर रहा था। अब जबकि उसके पास खून के प्यासे गोब्लिन के कुत्ते के दांत थे, उसे केवल एक राक्षसी नाखून की आवश्यकता थी जिसका उसने व्यक्तिगत रूप से सामग्री इकट्ठा करने के लिए शिकार किया था। तांग जेन ने यह सुनने के बाद उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे अभी भी राक्षसों की कुछ समझ थी। उसने 5 मीटर लंबे लेवल 5 राक्षस की कल्पना की और फिर जिमी को देखा जो 1.7 मीटर से कम लंबा था। तांग जेन को लगा कि कम समय में उसका सपना हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। कभी कभी बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना भी भारी बोझ बन सकता है। उम्मीद है जिमी का लक्ष्य एक उत्साहजनक लक्ष्य था। वे दोनों आराम से बातें कर रहे थे, तभी अचानक तांग जेन के कानों में एक अजीब सी आवाज संचारित हुई। इससे उसकी नज़र अनायास ही खंडहर के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गई। उसी समय कियान लोन का धनुष और तीर और ताइसेन की कृपाण भी खंडहर के प्रवेश द्वार की ओर इशारा कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।